हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अपन बात कर रहे हैं रोल ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। उसमें अपन बात कर रहे हैं रोल ऑफ वाटर, जल की क्या भूमिका है। तो अपन सब जानते हैं जल ही जीवन है। अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवों के शरीर का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है? जल से निर्मित होता है, खासतौर से प्रोटोप्लाज्म। तो जल जो होता है जीवों के लिए फिजियोलॉजिकल नेसेसिटी होता है, यानी कि कार्य की रूप से आवश्यक होता है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सब जीवद्रव्य में होती हैं और जीवद्रव्य का अधिकांश भाग किसका बना होता है? जल से निर्मित होता है। अब हम तीन बातें कर रहे हैं कि वाटर जो है ये स्थलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के लिए या ऐसे जलीय जीवों के लिए जहां पे सराउंडिंग वाटर का लेवल जो है वो सीजनली उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बारिश आई, तालाब में पानी भर गया, फिर थोड़े दिनों बाद तालाब सूख गया। ऐसी की ऐसी स्थिति कुछ एक झीलों की होती है जो सीजनल झीलों या सीजनल तालाबों की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में और तीसरी सिचुएशन है कि अत्यधिक लवणीय वातावरण जहां पे ऑस्मोसिस द्वारा कंटिन्यू शरीर से जल जो है वो बाहर निकलता रहता है। तो एनिमल के लिए या प्लांट के लिए वाटर को कंजर्व करना एक चैलेंजिंग जो होता है टास्क बन जाता है वो। तो ये तीन परिस्थितियां हो गई। इन तीनों कंडीशंस के अंदर वाटर जो होता है वो एक कैसा काम करता है? लिमिटिंग फैक्टर, एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात इसकी न्यूनतम मात्रा जीव के सर्वाइवल को डिसाइड कर सकती है कि वो जीवित बचेगा या नहीं बचेगा। अब पॉइंट आता है कि जो अवेलेबल वाटर है उसकी क्वांटिटी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो मेनली क्या क्या है? अपन सब जानते हैं रेनफॉल, जिसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन। बारिश ज्यादा होगी, बारिश नहीं हुई, बारिश कम हुई, जो भी है। और एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो है ह्यूमिडिटी, नमी, वो भी एक जो है वाटर के सोर्स की तरह काम करती है। कई ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल मॉइस्चर है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर नमी कम होगी तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में कई बार दिक्कत आती है। सीड जर्मिनेशन में आपको सबको पता है नमी बहुत जरूरी होती है। इस तरह से वायु की इवेपोरेटिंग पावर, अपने को पता है कि एयर अगर ड्राई होगी तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन ज्यादा तेज होगा, तो वो वाटर वहां पे एक लिमिटिंग फैक्टर के समान कार्य करने लग जाता है। इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। वाटर बॉडीज की क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जलीय स्रोतों के जल की क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता और मात्रा, उसको निर्धारित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फैक्टर, उसका नाम है जलधारा या वाटर करंट्स। अपने को पता है कि जल स्रोत में निरंतर जल की आवक होती है, खासतौर से रेनी सीजन में। अब ये जल किस तरह का पानी जो है वो उस मेन सोर्स में जाके एक कलेक्ट होता है, उस पे वो जो मेन सोर्स है उसका फ्लोरा और फौना, यानी कि वहां पे उपस्थित जीव और जंतु, उनकी क्वालिटी जो होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अफेक्ट होती है उससे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि यदि जल की अत्यधिक मात्रा जो कि स्ट्रीम का मतलब है झरने, रिवर्स, पॉन्ड्स या लेक्स में मास मूवमेंट करती है। मास मूवमेंट मतलब एक साथ बहुत सारा पानी ट्रेवल करता है, तो वो किस रूप में कहलाता है? वाटर करंट कहलाता है, फिर वो जल धारा के रूप में कहलाता है। यह जल अपने साथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को काफी दूर पे ले जाते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट में सब आ गया, कंकड़, पत्थर वगैरह। और यदि इस जल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है और चिकनी मिट्टी उसके अंदर, क्ले का अमाउंट अधिक है, तो ये जल जो है जिस भी पानी में जाके मिलेगा उसका गंदलापन बढ़ा देगा, उसकी टर्बिडिटी को इंक्रीज कर देगा। इवन ये फ्लड का अगर वाटर है तो भी जिस भी जल में जाके मिलेगा उस वाटर की टर्बिडिटी को बढ़ा देगा, उसके गंदलेपन को बढ़ा देगा। जैसी टर्बिडिटी इंक्रीज होगी उस जल में क्या ड्रॉबैक डेवलप होंगे? पानी की टर्बिडिटी बढ़ने पर पहला प्रॉब्लम यह आएगी कि वहां पे अवेलेबल लाइट, यानी कि प्रकाश जो उपलब्ध है जलीय जीवों के लिए, उसकी मात्रा घट जाएगी, क्योंकि मिट्टी आने से वो पानी अब मैला हो गया। ऐसा होने से क्या होगा? जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह है, उसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन हो जाएगा और वहां पे रहने वाली जो एक्वेटिक कम्युनिटी है,
चाहे वहां पे जीव जंतु हो, उनकी संख्या जो है उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। एक ही ड्रॉबैक है वाटर करंट का। इसी को अपन और आगे देखते हैं। यदि अपन बात करें बेनिफिट्स ऑफ वाटर करंट, जल की धाराओं के अगर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है, लाभदायक प्रभाव है, तो वो क्या है? तो मोटे तौर पर अपन ये देखते हैं कि वाटर करंट्स अपने साथ में जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं अपने साथ में। मिनरल्स भी आ गए उसमें 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 जो वाटर में डिसॉल्व गैसेस आ गई, वो भी इंक्लूडेड हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वाटर करंट के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और दूसरा, अगर जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाटर करंट अपने साथ में इस तरह के जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करा देते हैं जो नॉर्मली इतना लंबा डिस्टेंस तय नहीं कर सकते। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में अपन कहते हैं इसको जंतुओं का भौगोलिक वितरण। तो आपसे को पूछ ले साहब, वाटर करंट्स के लाभ में क्या ये लाभ भी है? तो बिल्कुल है। वाटर करंट्स अपने साथ में इस प्रकार की जंतुओं को ट्रांसपोर्ट करा देती हैं काफी लंबी दूरी तक, जितना नॉर्मली वो ट्रेवल नहीं कर पाते। खासतौर से स्लो मूविंग एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए ये वाटर करंट्स लाभदायक इस सेंस में होते हैं, ये उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौगोलिक वितरण जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो वो जाति जो है लगभग जो है एक बड़े जलीय एनवायरनमेंट में जो है उसकी उपलब्धता हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं एक और फिजिकल फैक्टर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की आर्द्रता। इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट, सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर होता है, उसको बोलते हैं पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको अपन डिटेल में पढ़े उससे पहले अपन समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है कि वायुमंडल में जो वायु है उस वायु में हमेशा कुछ ना कुछ नमी यानी कि आर्द्रता होती है। वो ह्यूमिडिटी के नाम से अपन पढ़ते हैं उसको। उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो महत्ता है, वो क्या है कि ये जो वायुमंडल है उसमें जितनी भी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। सब अपन ने दूसरे फैक्टर्स पढ़े, इसी तरह से ह्यूमिडिटी भी जरूरी। अब अपन इसकी जब इसके संदर्भ में जो बात करते हैं तो इसको मेंशन करने के लिए अपन लिखते हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी। मान लीजिए मैं आज की बात करूं तो कोटा की जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो है 65%। अगर अपन बात करें सहारा डेजर्ट की, एक बड़ा रेगिस्तान, उसमें नेचुरल है, धूप ज्यादा है, गर्मी अधिक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है कंपैरेटिवली कम है। औसतन जो सहारा डेजर्ट की ह्यूमिडिटी है वो है करीब 25%। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन की, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जहां पे वर्षावन उपलब्ध, तो वहां पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है करीब 80%। तो इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे है? कोटा में 65% है, सहारा में 25% है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 80%। तो ये ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होती है। वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कितना है, वर्षा कितनी होती है, वहां पे कवर कैसा है। कवर का मतलब क्या है कि प्लांट्स का कवर कैसा है, यस, धूप कितनी आती है, एक्सपोज्ड एरिया कितना है, अल्टीट्यूड यानी कि उस जगह का हाइट क्या है, वहां पे हवा कितनी बहती है, किस स्पीड से बहती है और कैसी हवा बहती है। ठीक है, वहां पे पड़ने वाले सोलर रेडिएशन, सूर्य की किरणें, ये सारे फैक्टर कलेक्टिवली उस एयर में अवेलेबल जो है ह्यूमिडिटी, उसका अमाउंट वो निर्धारित करते हैं। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है, वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल वाष्प, ये वहां की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहलाती है। इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में शो करते हैं हम। ठीक है, अगर टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक है, तो एयर की जो नमी है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक हो जाएगी। एयर की ह्यूमिडिटी को होल्ड करना मतलब उसको अपने साथ रखना, उसकी क्षमता वो अधिक हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। और इसके विपरीत लो टेम्परेचर पे जब तापमान कम होगा तो एयर की नमी को होल्ड करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा।
तो आप क्या देखते हो कि जहां मान लीजिए बारिश हो गई आज अपने यहाँ, तो उसके बाद इतनी ह्यूमिडिटी हो गई कि लोग सब ह्यूमिडिटी से परेशान हो गए, चिपचिपाहट बढ़ गई, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल एकदम कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे, एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उस टाइम आप कूलर चला लेंगे और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और शरीर को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में शरीर चल जाएगा। तो सारे फैक्टर्स हैं जो जीवों को भी और जंतुओं को भी, सबको, प्लांट्स एनिमल दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इसी पॉइंट को आपको समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली किरणें, तापमान, अल्टीट्यूड, वहां की हाइट, वायु, है ना, एक्सपोजर यानी कवर, कितना ओपन एरिया है, कितना कवर्ड एरिया है, वहां पे मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा, ये सब वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मात्रा निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसी को अपन थोड़ा सा और देखते हैं। जब अपन बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसकी वैल्यूज की, तो ये वैल्यूज बेसिकली डिपेंड करती है आवास पे, हैबिटेट पे। जैसे कि अगर ये प्लेन्स हैं यानी कि समतल स्थल हैं या डेजर्ट्स, रेगिस्तान है, तो ये दिन के समय ज्यादा फ्लक्चुएशन शो करेगी ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल सुबह और शाम के टाइम पे ह्यूमिडिटी तुलनात्मक रूप से अधिक होगी क्योंकि तापमान कम हो जाता है। दिन के टाइम में प्लेन्स और डेजर्ट में धूप तेज रहती है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहेगी सुबह और शाम की तुलना में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो ओशियनिक आइलैंड्स हैं यानी कि समुद्र के आसपास के क्षेत्र या समुद्री जो द्वीप होते हैं, उनके अंदर जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है उसमें बहुत ही कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। साल भर बाई एंड लार्ज एक सी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जो सी है, जो ओशियन है, उसकी जो सरफेस है उस पे से जो हवा बहती है, वो हवा उसके शोर यानी कि उसके समुद्री किनारे के तापमान को साल भर एक सा बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी और अगर विंटर्स हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा वहां पे सर्दियां नहीं होंगी। तो ये विंड्स के करंट्स होते हैं, तो ये मेंटेन करती है एयर। अब अपन बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका इफेक्ट क्या होगा लाइफ पर। तो अगर हम प्लांट्स के संदर्भ में बात करें तो ये ट्रांसपिरेशन की रेट और वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया, इन दोनों फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है। अगर ड्राई विंड्स होंगी यानी कि हवा में नमी कम होगी, शुष्क हवा होगी, तो क्या होगा, एयर के अंदर मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वो मॉइस्चर, वो जो एयर जो बह रही है वो अपने साथ बाहर ले जाएगी दूसरी जगह। तो जैसे ही उस एयर से मॉइस्चर का अमाउंट कम हुआ तो वहां पे दूसरे शब्दों में शुष्की बढ़ेगी, खुश्क रहना यानी कि ड्राइनेस इंक्रीज होगी। नमी तो आप हवा से बाहर ले गए तो ड्राइनेस इंक्रीज हुई। ड्राइनेस इंक्रीज होती क्या होगा कि जो प्लांट्स है ना, उनके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी का प्लांट्स पर ट्रांसपिरेशन की दर। ह्यूमिडिटी अधिक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम है। ह्यूमिडिटी कम है यानी कि ड्राइनेस अधिक है, ड्राइनेस अधिक है तो रेट ऑफ इवापोरेशन, जल के वाष्पीकरण की दर वो भी अधिक होगी, तो ट्रांसपिरेशन की दर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने पर बढ़ जाती है। देख लीजिए आप, ड्राई विंड्स होती हैं एयर मॉइस्चर की मात्रा को कम कर देती हैं, क्योंकि यह नमी को ड्राई एयर के साथ मिक्स कर देती है। और बात किसी कर रहे हैं ड्राई विंड, सूखी हवाओं की, ये एयर के मॉइस्चर को अपने साथ में बाहर ले जाएगी, इससे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और उससे ट्रांसपिरेशन की दर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ह्यूमिडिटी का लाइफ पर। अपन ये देख रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट भौतिक कारक है, फिजिकल फैक्टर है एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि दूसरे शब्दों में पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल। देखिए, एटमॉस्फेयर एक इंग्लिश का वर्ड है। हर एनवायरमेंट का एक अपना एटमॉस्फेयर होता है। मिट्टी का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर है, पानी का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर है। अपन फिलहाल किस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जो है वो अपने को सबको पता है क्या है, हवा है, एयर है। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखा गया है, एयर अराउंड अस, अपने चारों ओर उपस्थित वायु। तो इसमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टॉपिक्स कवर्ड हैं। एक तो है एटमॉस्फेरिक गैसेस को अपने को अध्ययन करना है, एक विंड के बारे में,
और एक फायर के बारे में अध्ययन करना है, इनका लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस की। पृथ्वी की सतह के लगभग 300 किलोमीटर अबव जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं, इनको अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मोटा एक गैसीय आवरण है, जैसे जैसे अपन सी लेवल से ऊपर चलते जाएंगे, समुद्री स्तर से ऊपर चलते जाएंगे, अपने को पता है कि वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। लेकिन जो एयर है उसके अंदर जो गैसों की प्रतिशतता है या जो गैसों की मात्रा है, जो गैसों की क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ प्रेशर कम होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, गैसेस की परसेंटेज वो चेंज नहीं होती। ये कंसेप्चुअल बात है। इसमें एक पॉइंट ये है थ्योरेटिकल जो अपने को याद रखना है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 220 किलोमीटर ऊपर तक 90% गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, उसके बाद में इनकी मात्रा कम होती जाती है। मैक्सिमम जो गैसेस हैं वो कितनी ऊंचाई पर है, केवल 20 किलोमीटर की हाइट तक है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। और लगभग 280 किलोमीटर 280 किलोमीटर की हाइट तक रिमेन 5%, और ऊपर उसके ऊपर जाएंगे 280 किलोमीटर के और ऊपर जाएंगे तो वो अमाउंट और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है, जीवन को प्रभावित करता है। और ये चीज अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर के अंदर अराउंड 78% नाइट्रोजन है, अराउंड 20.9% या 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये है 0.318%। ठीक है, इसको अपन अब देखते हैं विस्तार से। हमने जो वायुमंडल की बात की उसमें जो स्टैंडर्ड गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कई जो गैसेस जिनको अपन बोर्ड पे नहीं लिखा था वो उपस्थित रहती। इनके अतिरिक्त जो कंटेंट्स हैं उनमें है इंपॉर्टेंट वाटर वेपर, जलवाष्प, जो कि एयर की ह्यूमिडिटी या नमी, आर्द्रता वो डिसाइड करती हैं। इंडस्ट्रियल गैसेस जिनको अपन सामान्य भाषा में प्रदूषक गैसेस या पॉल्यूटेंट गैसेस कहते हैं, वो भी उपस्थित रहती है एयर में। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, परागकण, पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स, स्मोक पार्टिकल, धुएं के कण, ये सारे के सारे एयर में तैरते रहते हैं। इनको अपन कहते हैं एयर में सस्पेंडेड स्टेट में रहना। ठीक है, तो एयर का एक मोटा आइडिया होना चाहिए कि कितनी गैसेस उपस्थित हैं, मोटे तौर पे उनकी प्रतिशतता कितनी है, और नॉर्मल गैसेस के अतिरिक्त इस तरह के कंटेंट भी एयर में हमेशा मौजूद रहते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये एक पॉइंट पूरा हुआ। अगला पॉइंट ये कि प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित जीव हैं उनमें जल, पानी, स्थल, जमीन और वायु के मध्य कई गैसीय साइकिल हमेशा फंक्शनल रहती, क्रियारत रहती हैं। इनको अपन ने छोटी क्लासेस से पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना, कार्बन तो एक सॉलिड कंटेंट और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल, ऑक्सीजन की साइकिल, ऐसे चक्रीय क्रम में ये चलता रहता है। एयर, सॉइल और ऑर्गेनिज्म, जीव पैदा होता है, जीव बड़ा होता है, मृत्यु होती है, उसका जो कार्बनिक ऑर्गेनिक पार्ट है वो मिट्टी में चला जाता है, फिर उसकी साइकिलिंग होती है, फिर वो एयर में जाता है, एंड वो साइकिल चलती रहती है। ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहलाती हैं, है ना। इस तरह से गैसीय साइकिल हमेशा ये एयर के अंदर ऑपरेटेड रहती हैं, फंक्शनल रहती हैं। मोटे तौर पे अगर अपन एटमॉस्फेयर को देखें तो इसको 4 जोन्स में, 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया जा सकता है अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि हर लेयर का अपना एक फीचर है, अपनी एक पहचान है। सबसे जो सीधे यूं कह सकते हैं ना अपने संपर्क में है, लगभग पृथ्वी से सतह से 20 किलोमीटर की हाइट तक है, वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके ऊपर का स्तर है लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक का स्तर है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक है ये मीजोस्फेयर, और अप टू 300 किलोमीटर होता है आयनोस्फेयर। ये 4 जो स्तर हैं इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि अर्थ के सीधे संपर्क में ट्रोपोस्फेयर और सबसे टॉप लेयर आयनोस्फेयर। इनके बीच में भी कई लेयर्स, छोटी लेयर्स, जिनको अपन अध्ययन जब करेंगे, जब बीच में देखेंगे, उपस्थित हो सकती हैं। और ये इनकी टेंटेटिव हाइट्स है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि सर 20 किलोमीटर, तो 20 की जगह ये थोड़ा बहुत
प्लस माइनस भी रहता है। ठीक है, तो इन स्तरों की अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का अपना एक क्या कह सकते हैं ना इफेक्ट होता है, उसका एक अपना प्रभाव होता है। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।